तो नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसके क्रम में आज की जो अपनी यूनिट टेस्ट सीरीज है नंबर 6। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के NCERT की जो पुस्तक है उसके ऊपर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही कथन है। इनमें से आपको पहचानना व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही कथन कौन सा है। ए, व्यक्तिगत विचलनशीलता स्वाभाविक गुण है। बी, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय नहीं होता है। सी, व्यक्तित्व को शील गुण प्रभावित करते हैं मगर स्थितियां प्रभावित नहीं करती है। और द, यहाँ पे व्यक्तित्व के गुण सामान्यतया एक विमीय होते हैं। पहला कथन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है ना। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे तो देखिए, अभी तो पहला ऑप्शन ये कथन सही है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय नहीं होता है यानी विशिष्ट नहीं होता, तो हर एक व्यक्ति विशिष्ट होता है, ये कथन गलत है। यहाँ पे व्यक्तित्व को शील गुण प्रभावित करते हैं, ये तो बात सही है, मगर परिस्थितियाँ प्रभावित नहीं करती, यह कथन यहाँ पे गलत है। स्थितियाँ क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। हालांकि व्यक्तित्व का शील गुण अपन देखते हैं कि यह व्यक्ति अहिंसा को मानता है, लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी आती है कि व्यक्ति हिंसा करता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब शील गुण में वो हिंसा नहीं है, लेकिन स्थितियाँ जो है वो व्यक्ति को प्रभावित करती है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभावित नहीं करती, तो इसमें यह कथन गलत हो गया। व्यक्तित्व के गुण सामान्यतः एक विमीय होती है। व्यक्तित्व के जो गुण हैं एक विमीय नहीं होते हैं, इसको अपन बहुविमीय कह सकते हैं। तो ये तीनों कथन सही है, गलत है। और ये जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता को अपन विचलनशीलता भी कह सकते हैं। ये एक व्यक्ति का क्या स्वाभाविक गुण है, उसमें जन्म से ही व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। हालांकि कई समानताएं होती हैं, लेकिन उन समानताओं के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिगत भिन्नता का गुण मिलता ही है। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है जिसको अपन डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है क्या है। ए, जिम्मेदारी का स्थानांतरण। ब, प्रतिरक्षा विवाद का साधन। स, लगाव की प्रक्रिया। और द, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो यह जो है प्रक्रिया व्यक्तित्व का, इसको अपन रक्षा कवच कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, द, प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो है व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। यानी व्यक्ति है जो कुसमायोजन या दुश्चिंता से बचने के लिए किसका सहारा लेता है, युक्तियों का, जिसे अपन कह सकते हैं प्रतिरक्षा बचने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, फिर है तो ये सही है, फिर उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, ये भी सही है, संवेगों का दमन, और फिर आचरण व्यवहार सीखना। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, लेकिन बालक के भावात्मक विकास में ये जो है संवेगों का दमन करना, ये इसमें सहायक नहीं है। संवेगों का दमन करने के बजाय उनका मार्गांतीकरण किया जाना चाहिए, उनका शोधांतीकरण किया जाना चाहिए, जिसको अपन सब्लिमेशन कह सकते हैं। व्यक्ति अगर उनको दमन करेगा तो वैसी स्थिति में वो जो चीज़ें हैं जो दबाई गई है वो वापस चेतन मन में आना चाहेगी, और ऐसी जो स्थिति है वो व्यक्ति को अवध में कुसमायोजित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बुद्धि योग्यताओं का एक समुच्चय है। बुद्धि योग्यताओं का एक समुच्चय है, इसके समर्थक कौन है। ये परिभाषा किसकी है, बुद्धि योग्यताओं का एक समुच्चय है। आपके सामने ऑप्शन है, स्टर्न, बैटरमन, से ब्लूम, और द अल्फ्रेड बीने। तो अल्फ्रेड बीने की ये परिभाषा है कि बुद्धि योग्यताओं का एक समुच्चय है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जो विद्यार्थी बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, बहादुर तथा निर्भीक होते हैं, उनकी संघर्ष प्रवृत्ति
यदि खिलाड़ी मुक्केबाज पहलवान तथा दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है तो कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बालक जो लड़ने झगड़ने या मतलब निर्भीक प्रवृत्ति का है और अगर उसको सही दिशा दी जाए तो वो खिलाड़ी बाद में आप देखते हैं कि खिलाड़ी मुक्केबाज पहलवान के रूप में वो स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको कौन सी युक्ति बताओगे? आपके सामने ऑप्शन है सौदांतीकरण, बी दिवास्वपन, स पलायन, द विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सौदांतीकरण, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? सब्लिमेशन। इसको अपन मार्गांतीकरण भी कह सकते हैं, इसको अपन उदात्तीकरण भी कह सकते हैं, इस युक्ति को अपन शोधन भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह उपागम जिसके अनुसार बौद्धिक तर्कणा एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। बुद्धि के उपागमों के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बौद्धिक तर्कणा, जिसके अनुसार व्यक्ति क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। आपको पता होना जरूरी है कि बुद्धि के जो उपागम है वो दो उपागम अपने चलते हैं। एक तो होता है अपना मनोमितिक उपागम और दूसरा अपना चलता है सूचना प्रक्रमण उपागम। तो जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की बात करता है तो वो उपागम यहाँ पे हो जाएगा ब, सूचना प्रक्रमण उपागम। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो भी अपने पसंदीदा वीडियो गेम में वो देखते हैं? अधिगम के सिद्धांतों की बात की जा रही है पहली बात तो, और दूसरा है इसमें जो कुछ वो देख रहे हैं वो उन्होंने अवलोकन के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखा है। तो ये चीज़ कौन से सिद्धांत में आती है? आपके सामने है क्रिया प्रसूत अधिगम, व अवलोकन अधिगम, स तलरूप अधिगम सिद्धांत और द प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवलोकन अधिगम, जिसको अपन सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। और ये किसका है? बांडुरा का सिद्धांत है। इसको अपन क्या क्या कह सकते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। इसको अपन प्रतिरूपण सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को अपन प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। और अनुकरण सिद्धांत भी अपन इसको अपन कह सकते हैं। व्यक्तित्व विकास में यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी लेविन के सिद्धांत से संबंधित मुख्य अवधारणा नहीं है? लेविन ने जो सिद्धांत दिया है उसमें से कुछ संप्रत्यय आपके सामने है। आपको ये पूछा गया इनमें से कौन सा उससे संबंधित संप्रत्यय नहीं है? तो तलरूप इसके अंतर्गत आता है, आपने पढ़ा होगा। जीवन दायरा जिसको लाइफ स्पेस कहते हैं वो भी आता है, वेक्टर भी आता है। लेकिन यहाँ पे विभेदीकरण जो है वो लेविन के शब्दावली के अंतर्गत या उसकी अवधारणा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से व्यक्तित्व के संबंध में सही कथन है? व्यक्तित्व के संबंध में आपको सही कथन पहचाना, व्यक्ति का व्यवहार वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है, ठीक है। बी है प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट नहीं होता, ये कथन यहाँ पे अभी पहले भी अपन बात की थी। प्रत्येक व्यक्ति जो है विशिष्ट होता है, अद्वितीय होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता पूर्णतः अर्जित होती है, ये कथन भी यहाँ पे गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान है। हम जो भी है वो पूर्णतः अर्जित नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता तो आपको पता है वंशानुक्रम से ही देखने को मिल जाती है। फिर है मनोवैज्ञानिक गुण एक विमीय, तो मनोवैज्ञानिक गुण एक विमीय नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको सही कथन पूछा गया है तो इसके अंतर्गत हो जाएगा ए, व्यक्ति का व्यवहार जो है वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार पर क्या उनका मत है? आपके सामने ऑप्शन है, एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र हो रहते हैं, गलत। फिर भाषा विचार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि ये जो विचारधारा है वो वर्ब की है। भाषा विचारों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है, भाषा के बिना विचार संभव है। तो ये तो वाइगोत्स्की बिल्कुल कहते ही नहीं है, वो तो भाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और फिर शुरुआती समय में भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, तो ये कथन यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि 2 वर्ष तक भाषा और जो विचार है
दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, 2 वर्ष के बाद वे मिल जाते हैं, ठीक है। यानी बाद में भाषा का उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था का अंतिम चरण है। सृजनात्मकता अपन प्रक्रिया कह सकते हैं, या उसकी जो 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो कौन सी होती है, चलो अपन बात करेंगे। पहले आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसमें ऑप्शन, आयोजन, ब प्रमाणीकरण, स प्रबोधन और द उद्भवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंतिम अवस्था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे प्रमाणीकरण, ठीक है। लेकिन इसका क्रम क्या रहेगा, ये इसका तो सही आंसर तो मैंने बता दिया है। अब इसमें देखिए पहले नंबर पर तो रहेगा आयोजन, फिर रहेगा 2 नंबर उद्भवन, तीसरी जो प्रक्रिया है वो प्रबोधन की, और चौथी जो प्रक्रिया है वो है प्रमाणीकरण, जिसको सबसे पहले अपन कह सकते हैं प्रिपरेशन, उसके बाद में ये हो गया इंक्यूबेशन, और तीसरा जो है वो है इल्यूमिनेशन, और ये हो गया वेरिफिकेशन। तो आपको देखिए अंतिम चरण पूछा गया, तो इसका जो चौथा चरण है वो हो जाएगा प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, किसने विशेषकों को विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में वर्णित किया है। विशेषकों को किसने विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में वर्णित किया। आपके सामने ऑप्शन ऑलपोर्ट, बेकेटल, से युंग और द इरिक फ्रॉम। तो देखिए सबसे पहली तो बात ये आती है कि विशेषकों की बात किसने की थी। पहली बात यहाँ पे तो विशेषकों की बात दोनों की थी, एक तो ऑलपोर्ट ने और केटल ने, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे विलोमी प्रवृत्ति किसने, विशेषकों के विपरीत अर्थ भी बताए। तो विशेषकों के जो विपरीत अर्थ है केटल ने बताए थे। आपको पता हो कि केटल ने 16 शील गुण बताए थे, उसके सामने ही उसने विपरीत शील गुण भी बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सबसे उच्च स्तरीय अधिगम का प्रकार कौन सा है। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार सबसे उच्च स्तरीय अधिगम आपके सामने ऑप्शन है संकेत अधिगम, विश्रृंखला अधिगम, सहसंप्रत्य अधिगम और द समस्या समाधान अधिगम। तो सबसे उच्च प्रकार का जो अधिगम है रॉबर्ट गेने के अनुसार वो है समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। तो द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का वह प्रकार जो सबसे कम सुस्पष्ट व कम संगठित है। आपके सामने ऑप्शन है गौणशील गुण, ब प्रधानशील गुण, स सतहीशील गुण और द प्रमुखशील गुण। तो देखिए शील गुणों की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनको अपन इसको प्रधानशील गुण को अपन कहते हैं कार्डिनल ट्रेट्स, और इसको अपन जो ये दोनों है इसको भी अपन ये कार्डिनल ट्रेट्स कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे कम संगठित होता है उसको अपन कहते हैं गौणशील गुण, यानी ऐसे शील गुण जिसके आधार पर किसी विशेष व्यक्तित्व की पहचान हमारे सामने स्पष्ट नहीं होती है। जैसे कौन व्यक्ति भोजन करना पसंद करता है, तो ये एक स्वाभाविक गुण है, तो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो भी चैनल पे नहीं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आरटीई के तहत कक्षा 1 से 5 तक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है 200 कार्य दिवस, ब 230 कार्य दिवस, स 220 कार्य दिवस और द 235 कार्य दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस की व्यवस्था है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने महत्वपूर्ण, फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत विकास सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम आपको पूछा गया है। आपको पता है कि फ्राइड ने जो मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने 5 अवस्थाएं मानी है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की कामुक जो स्थितियां हैं उसका सुखदायक जो भावनाओं का केंद्र है वो हर अवस्था में अलग अलग होता है। तो इसकी जो सभी अवस्थाओं का जो क्रम क्या रहेगा आपके सामने है, ए मुख्य, गुदीय, जननेन्द्रिय, लैंगिक और अव्यक्त, बी मुख्य, लैंगिक अवस्था, गुदीय अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था। फिर आपके सामने मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक,
जननेंद्रिय अव्यक्त अवस्था, और द यहाँ पे मुखीय, गुद्दीय, लैंगिक, सुषुप्त और जननेंद्रिय अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये जो 5 अवस्थाएं हैं वो इन्होंने बताई, पहली ये मुख्य अवस्था, फिर गुद्दीय अवस्था, फिर लैंगिक अवस्था, सुषुप्त अवस्था जिसको अव्यक्त अवस्था, और जननेंद्रिय। ठीक है, इनको क्रम में इंग्लिश में भी अपन ऐसे ओरल स्टेज, दूसरी है एनल स्टेज, ठीक है, तीसरी है फेलिक स्टेज, और फिर है लेटेंसी स्टेज, और पांचवी यहाँ पे जेनिटल स्टेज। ये 5 अवस्थाएं हैं। अभी इस बार 8 में पूछा गया था इंग्लिश में, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। आपको पता होना जरूरी है कि शिक्षण के अपने 3 स्तर चलते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है अपना स्मृति स्तर, उसके बाद में आता है अपना बोध स्तर, और उसके बाद में आता है चिंतन स्तर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि आधार की बात की गई है, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। तो आधार प्रदान कौन सा करेगा? 1 नंबर ही करेगा, इसको 2 को और 3 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्मृति स्तर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कैरेन हॉर्नी के अनुसार, जो नव फ्राइडवादी है आपको पता है, उनके अनुसार माता पिता द्वारा अपने बच्चों के प्रति उदासीन एवं हतोत्साहित करने वाले व्यवहार के परिणाम स्वरूप बालक में उत्पन्न होने वाली जो भावना है वो क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है हीनता, बैकुंठा, कुसमायोजन और द मौलिक दुश्चिंता। तो इन्होंने जब बताया कि जो मौलिक दुश्चिंता इसके अनुसार होती है कि जब व्यक्ति या माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को पर्याप्त रूप से स्नेह प्रेम नहीं मिलता, या उनकी देखभाल नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं अति संरक्षण मिलता है, ओवर प्रोटेक्शन, तो वैसी स्थिति में बालक में मौलिक दुश्चिंता की जो भावना उसमें उत्पन्न होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मित्र की, सुगमकर्ता की, सह अनुदेशक की और द निर्देशक की। तो शिक्षक जो होता है उस कार्य को सुगम करने वाला, या अपन कह सकते हैं सहायता देने वाला होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम, एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची का उदाहरण है? देखिए, इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रहना जरूरी है कि निश्चित, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर। 2 चीजें हैं, एक तो निश्चित संख्या और दूसरी है प्रतिक्रिया। तो हम अनुक्रियाओं के आधार पर अनुपात अनुसूची देते हैं। तो यहाँ पे निश्चित है तो निश्चित अनुपात अनुसूची काम में ले लेंगे, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये है, इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया डी ऑप्शन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, निश्चित अनुपात अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर आज के 20 कंप्लीट हुए। कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज? अपने कमेंट जरूर करें, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो भी आप अपने इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।